हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द माई लर्निंग क्लासेस सीबीएसई चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और मैं आज सिद्धार्थ शंकर आज आपको लेके चलूंगा एक और नई जर्नी टुवर्ड्स द केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं किसके बारे में, नर्स्ट इक्वेशन और इट्स एप्लीकेशन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो जो बहुत केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन जो है आपका ना, बहुत सारे इससे क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके आते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, उस चीज के बारे में हम सीखने वाले हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है और क्या क्या इसके यूजेस हैं और क्या क्या चीजें हम लोग इससे पता लगा सकते हैं। तो आइए, तो मैं, आप जानते हो, जैसे मैं शुरू करता हूं तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। तो पिछले क्लास में हमने बात की थी क्या, पिछले क्लास में हमने, देखोगे अगर लेक्चर था तो वो तो हमारा लेक्चर किसके बारे में, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में था। जिन्हें हमने देखा था, अगर बेटर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट बताना हो तो आप कैसे बताओगे, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन अगर बताना हो तो आप कैसे बताओगे। ठीक है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे बताओगे आप। उसके बाद अगर क्या बताना हो आपको, फिजिबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन बताना हो तो उसके लिए मैंने आपको एक चार्ट बनवाई थी, ये देखिए। ठीक है ना। अगर ई सेल पॉजिटिव होता है तो डेल्टा जी निगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस कहलाता है। और अगर ये निगेटिव होगा तो डेल्टा जी क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर दोनों जीरो आ गए तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम बोला जाता है। फिर रिड्यूसिंग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स की बात करी थी हमने, कि ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, जो कि डिक्रीज होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब जो निगेटिव वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल का, वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू द मेटल्स व्हिच हैव द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। फिर हमने देखा था इलेक्ट्रो, ये सब हमने बताया था कि अल्कलाइन और अल्कली अर्थ मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्ट करके वो सॉल्ट बना लेते हैं। ठीक है ना, मेटल का सॉल्ट। और ये सब जो फेरस कोबाल्ट निकेल टिन और लीड है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, स्टीम के साथ करते हैं। और कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आपके बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करते हैं, उनका रिएक्टिविटी सबसे कम होता है, कि उनकी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं ये। फिर हमने देखा था यहाँ पे कई सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर देखा था। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा था, कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, H प्लस को कैसे कोई मेटल हटा सकता है एसिड से, तो जिसका ज्यादा नेगेटिव रिडक्टिव पोटेंशियल होगा वो आसानी से हटा सकता है। ये सब चीजें हमने क्या कर ली थी, देख ली थी। आज का जो टॉपिक मैं बताऊंगा आपको, आज का टॉपिक हम जो लोग डिस्कस करने वाले हैं, आइए आगे बढ़ते हैं और उस टॉपिक को शुरू करते हैं। वो है क्या, नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में है बच्चों, नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये नर्स्ट इक्वेशन बताता क्या है, ये नर्स्ट इक्वेशन हमको बताता क्या है। ठीक है ना, और कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो क्या, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। पहला इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताने के लिए। ठीक है, इस चीज को बताने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे बताएगा ये अभी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बताने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, दो तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दो तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, अगर आप देखोगे। ठीक होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के होता है। एक तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, वो हमने पढ़ चुका है। अब ये देखिए, ये हम लोग बात कर रहे हैं किसके बेसिस पे, हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक होता है आपका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है, नॉन स्टैंडर्ड के लिए कुछ भी नहीं है। कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर कितना हो जाना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए। प्रेशर ऑफ गैस कितना होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए। और जो आप कॉन्सेंट्रेशन लोगे कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक चीज आप क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो, कुछ भी टेम्परेचर हटा के ले लिया, कुछ कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, इस कैपिटल एम, 1 मोलर के अलावा कुछ भी ले लिया, तो नॉन स्टैंडर्ड में चला जाएगा, उसको नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दिया जाता
है। स्टैंडर्ड पे ये सब चीजें फॉलो होनी चाहिए। टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर ऑफ गैस 1 atm और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 मोलर आना चाहिए। ये जरूरी बात है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। और अगर किसी और चीज, मैंने इन सभी चीजों में से किसी एक फैक्टर को अगर बदल दिया तो जो आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम दिया जाता है। ठीक है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ चुके हो निकालने के लिए, ई नॉट सेल निकालने के लिए क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये सब चीजें हम लोग क्या पकड़ कर पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। तो ये चीज हो गई कि किसके किसके बारे में बता सकता है। आइए दूसरा पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे दूसरे से। दूसरा चीज ये जो बताता है वो है किसके बारे में? वो बताता है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग चेंज करेंगे तो उसका सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वही मैं लिखने वाला हूं। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन सेल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है। दूसरा इसी में आप कह सकते हो, अगर ये .1 है तो दूसरा इसी में आप कह सकते हो इफेक्ट ऑफ, नीचे लिख देता हूं। ठीक है। और किसके बारे में? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस। अगर प्रेशर ऑफ गैस को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो उसका भी सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। और अगर कॉन्सेंट्रेशन आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट चेंज करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। टेम्परेचर भी चेंज करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सब के बारे में हमको नर्स्ट इक्वेशन बता सकता है। तो आइए देखते हैं ये जो इतने इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये इक्वेशन दिखता कैसा है, मतलब क्या खूबसूरती है इस इक्वेशन की। तो जो आपका नर्स्ट इक्वेशन है, अगर मैं बताऊं आपको नर्स्ट इक्वेशन, आइए बीच में लिखता हूं मैं। नर्स्ट इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है, ये चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आ जाइए। तो जो नर्स्ट इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसे दिखता है। E इजकल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू आप बोल सकते हो। ये है वो मोस्ट एंटिसिपेटेड, आप कह सकते हो कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, नर्स्ट इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इसको नर्स्ट इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है। अब इसको और इलोबरेट करेंगे और सही से समझेंगे कि क्या चीज है। ठीक है। एक एक चीज समझते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लूंगा तो इलेक्ट्रोड, और सेल पोटेंशियल लूंगा तो सेल पोटेंशियल, इसको बोल दूंगा मैं। आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एफ मतलब फराडे। ठीक है। और एल एन क्यू मतलब, यहाँ पे देख लेते हैं क्यू का मतलब क्या होता है, एक एक चीज समझते हैं। क्यू का मतलब होता है रिएक्शन कोशेंट, इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिएक्शन कोशेंट, जिसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मतलब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, मतलब आप क्या कर सकते हो, Q की जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा जा सकता है। ये चीज लिखी जा सकती है, आप क्या कर सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, R इजकल टू क्या है? R आप जानते हो किसको कहते हैं, गैस कांस्टेंट को बोला जाता है। और इसकी जो आपको वैल्यू लेनी होती है, वो वैल्यू लेनी होती है 8.314 लीटर एटीएम, अरे 314 जूल पर मोल पर केल्विन, इतनी लेनी होती है।
यहाँ पे जो आप टेम्परेचर लोगे, टेम्परेचर मेंशन किया होता है और जनरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं, जिसको आप बदल सकते हो किसमें, 298 केल्विन में। ठीक है, इसमें बदल सकते हो। उसके बाद देखो चौथी चीज क्या है, जो यन है उसको बोलते हैं क्या, यन को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, इन्वॉल्व है रिएक्शन में, इन्वॉल्व इन रिएक्शन। ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए जा रहे हैं, जितने रिलीज किए जाएंगे ऑक्सीडेशन के दौरान उतने ही क्या किए जाएंगे, गेन कर लिए जाएंगे, तो वो बराबर होते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर एग्जांपल में आपको अगर बताऊं कि जेडन का ऑक्सीडेशन होता है और वो जेडन प्लस 2 बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लेता है, और कॉपर प्लस 2 इसी 2 इलेक्ट्रॉन को लेके क्या हो जाता है, कॉपर सॉलिड बना लेता है। तो यहाँ पूछूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, तो कितने हो रहे हैं टोटल, 2। तो कितने आएंगे टोटल, 2 आएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। यहाँ पे n इक्वल टू क्या लिखना है, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ क्योंकि सब वाइट है तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन लिया जाता है। ठीक है, अब बात आती है किसके बारे में, अब बात आती है बच्चों, छोटा सा मैं बस इसको कर लेता हूँ, थोड़ा सा एक चीज और बतानी है आपको, दिखेगा वैसे ही आपको साफ साफ। अब बात आती है बच्चों किसके बारे में, एफ के बारे में जान लेते हैं। तो पांचवा चीज है एफ, क्या है यहाँ पे, एफ मतलब होता है फराडे। अभी बताऊंगा इसका वैल्यू कहाँ से आया। तो इसको जब आप निकालोगे तो वो कितना आता है, 96,500 कूलम्ब, इतना वैल्यू आपको पुट करना। तो ये वैल्यू हर बार पुट नहीं करनी पड़ेगी आपको, मैं एक इक्वेशन लिख के दे दूंगा उसमें ही पुट करना पड़ेगा। मतलब आर का वैल्यू फिक्स रहेगा, टी का भी फिक्स रहेगा, एफ का भी। तो इन सबको आपस में क्या कर लेंगे, आर टी को मल्टीप्लाई करके एफ से डिवाइड कर लेंगे तो एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी। उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा और डिवाइड बाय एन कर दूंगा और एल एन क्यू यहाँ पे रहेगा। अब क्यू कब के इक्विलिब्रियम बनेगा, कब क्या फॉर्मेशन कांस्टेंट बनेगा, डिसोसिएशन बनेगा या केएसपी बनेगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये सब हम लोग आगे धीरे धीरे एक एक चीज को क्या करेंगे, डिस्कस करते हुए जाएंगे और सीखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं और सेल पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। तो फराडे इक्वल टू आया 96,500 गुलाम। ठीक है ना। तो अगर देखो ये 96,500 गुलाम का आया तो एक पेज लेके मैं समझा देता हूँ। ठीक है, एक और पेज ले लेते हैं। देखो जैसे अगर तुम कोई रिएक्शन करते हो, मान लो कि Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाता है, Na सॉलिड बना लेता है, क्या बना लेता है, Na सॉलिड। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि Na प्लस मतलब सोडियम आयन गेन्स, क्या लिख सकते हो ना, 1 मोल, 1 मोल सोडियम आयन गेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ Na सॉलिड। ठीक है, ये लिखा जाता है कि 1 मोल सोडियम प्लस आयंस 1 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करके 1 मोल सोडियम सॉलिड बनाता है। ठीक है, तो कैसे ये 96,500 आया, मैं वही समझाने की, गुलाम आया वो समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे लिख सकते हो ना कि 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन लोगे तो उससे कितना मोल Na सॉलिड डिपॉजिट होता है, 1 मोल Na सॉलिड डिपॉजिट होता है। अब देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, किसमें देख रहे हैं, इन 1 मोल देखा जा रहा है। तो कोई भी 1 मोल लेते हो तो उसमें कितनी उसकी इंटिटीज या पाई जाती हैं, पार्टिकल्स आयन मॉलिक्यूल्स, तो किसके बराबर होते हैं, अवगाद्रो नंबर के बराबर होते हैं। ये तो तुम पढ़ते आ रहे हो 11th में। ठीक है, 12th में भी तुमने पढ़ा होगा थोड़ा मोड़ा, किसमें, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म जब तुम पढ़ते हो तो वहीं से उठा के लाए हम लोग कि अगर किसी का 1 मोल लेते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब किसी का भी अगर 1 मोल लोगे तो 1 मोल में कितनी स्पीसीज होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 स्पीसीज मानी जाती है। ये चीज होती है, तो ये तुमको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन हो गए, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन,
एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तुम जानते हो वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर इसी एक मोल को हम लोग एक फराड का नाम देते हैं, क्या देते हैं? एक फराडे भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एक फराडे भी बोला जाता है। इसी एक मोल को क्या बोलते हैं? एक फराडे भी बोला जाता है। ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है? क्या करोगे चीज, आप इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है? इसी एक मोल को एक फराड भी बोलते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखो, एक मोल या एक फराड मतलब दोनों एक ही हुआ। दो मोल मतलब दो फराडे ऑफ चार्जेस, ठीक है ना? दो फराड ऑफ चार्ज। तो एक फराडे ऑफ चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना आया? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन आया इतना। तो चार्ज ऑन 6.022 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि एक फराडे के बराबर है। कितने आएंगे? तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे तो आएगा 96,000, माइनस में आएगा -96,500 कूलम्स आएंगे। तो देख रहे हो, अगर मैं एक फराडे लेता हूं तो उस पर कितना चार्ज आ रहा है? 96,500 कुलाम्स चार्ज आ रहा है। एक फराडे मतलब इतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। एक मोल या एक फराडे बराबर ही होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इतने चार्ज आएंगे, ठीक है ना? तो ये है उसका क्या, एक फराडे में -96,500 कुलाम। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड लूं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ड्यू टू 1 फराड, तो कितना आ जाएगा? 96,500 कुलाम आता। कितना आता है? 96,500 गुलाम आता है। और यही चीज मैंने क्या की है, यहाँ पे पीछे लिखी हुई है, देख सकते हो यहाँ पे 96,500। तो तुमको ये सॉल्व वॉल्व नहीं करना है, ये सब चीजें तुमको सॉल्व नहीं करनी है, तुमको डायरेक्ट पुट करनी है, ठीक है ना? डायरेक्ट 96,500 तुमको याद रखना है कि यहाँ पे हर बार 96,500 ही तुम पुट करोगे। किसके लिए? एफ के लिए, ठीक है? तो ये चीज तुमको ध्यान देनी है। अब आते हैं अगली बात। जैसे कुछ लोगों को क्या होता है, डेरिवेशन जानना होता है, ठीक है ना? तो यहीं पे मैं डेरिवेशन भी करा देता हूँ। देखो, अगले पेज पे कर लेते हैं। अगले पेज पे क्या करते हैं, डेरिवेशन ऑफ कर लेते हैं, ठीक है ना? डेरिवेशन ऑफ नॉर्स्ट इक्वेशन। तो हम इसको क्या करेंगे, डिराइव कर लेते हैं। वैसे डेरिवेशन जरूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो इन केस आपका, अगर आपको कंफ्यूजन है और आप जानना चाहते हो तो डिराइव कर सकते हो। देखो, तो एक थर्मोडाइनेमिक्स से फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है? ठीक है, वो फॉर्मूला है, ठीक है, डेल्टा जी इजकल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, ठीक है? ये एक थर्मोडाइनेमिक्स क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है जो थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है? गिव्स फ्री एनर्जी के लिए। तो अब देखो, डेल्टा जी इजकल टू अगर मैं बताऊं तो इसमें जो होता है वो होता है -NFE इजकल टू -NFE0, ठीक है? ये स्टैंडर्ड है, ये नॉन स्टैंडर्ड है, प्लस RT ln Q। क्या होता है? इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डेल्टा जी इजकल टू -NFE, डेल्टा जी नॉट इजकल टू -NFE0 प्लस RT ln Q। अगर मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, -NFE इजकल टू माइनस, इसमें से भी कॉमन ले लिया तो NFE0 माइनस RT ln Q आ जाएगा। अब देखो, दोनों ओर से माइनस माइनस कैंसल आउट कर देते हैं, तो यहाँ पे बचा क्या, NFE इजकल टू NFE0 माइनस RT ln Q। अब ये जो इक्वेशन आपका बना, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं 1। अब इस इक्वेशन 1 में क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे किसका, दोनों तरफ NF का डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई NF ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 1, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन।
ये जो इक्वेशन 1 है उसमें दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, एन एफ से डिवाइड कर लेते हैं। देखो डिवाइड कर लोगे तो क्या आएगा, एन एफ ई डिवाइड बाई एन एफ इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट डिवाइड बाई एन एफ माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। ठीक है, तो ये चीज आ गई। इसको हम लोग क्या कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर देते हैं। आइए देखिए यहाँ पे, तो अब कुछ चीजें क्या हो जाएंगी यहाँ पे, कैंसिल हो जाएंगी। जैसे एन एफ से एन एफ कैंसिल, ये एन एफ से एन एफ कैंसिल। तो देखो यहाँ पे बचा ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। तो ये जो इक्वेशन आया है तुम्हारा, इसी को क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं नॉस्ट इक्वेशन। क्या नाम देते हैं बच्चों, इसको नॉस्ट इक्वेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको क्या नाम दोगे, दूसरा कर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे, तो ये जो इक्वेशन बना है इसको क्या बोलेंगे, नॉस्ट इक्वेशन बोला जाता है, नॉस्ट इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, ये रहा नॉस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये चीजें आपको मालूम हो चुकी है। आइए अब नेक्स्ट पेज पे, अभी इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। ये इक्वेशन हमारा आ चुका है। ठीक है, ठीक है, ये कलर रहने देते हैं। आइए देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस इक्वेशन को और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। तो आप कैसे लिखोगे इसको, इसको ऐसे लिख सकते हो। Q इजकल टू क्या था, Q इजकल टू रिएक्शन कांस्टेंट होता है, मैंने बताया था। Q इजकल टू आप क्या लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा जा सकता। ठीक है, ये चीज लिख सकते हो। तो आइए पहले मैं बता रहा हूं क्या, नॉस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, नॉस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में सीखेंगे। ठीक, लिखना सीखेंगे हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं इस चीज को समझना। मान लीजिए मैं क्या करता हूं, कोई इलेक्ट्रोड रिएक्शन लेता हूं। जैसे रिएक्शन क्या है, रिएक्शन कुछ ऐसी है, Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बना लेता है, कॉपर सॉलिड बना लेता है। एक रिएक्शन और लिखता हूं, उसको भी रिप्रेजेंट करूंगा मैं। ठीक है ना, उसको भी रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, ये एक रिएक्शन हो गया। एक रिएक्शन और लिखते हैं, दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरा रिएक्शन क्या है, Zn प्लस जिंक है आपका, वो किस में जा रहा है, Zn+2 में जा रहा है, और दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, नॉस्ट इक्वेशन इसके लिए लिखना चाहता हूँ। ये जो आपका क्या है, इलेक्ट्रोड, ये जो रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, उनके लिए मैं नॉस्ट इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। तो कैसे लिखा जाएगा देखिए यहाँ पे। तो अगर इसके लिए मैं रिप्रेजेंट करूँ, रिप्रेजेंटेशन करूँ इस इलेक्ट्रोड के लिए, तो कुछ ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या, ई नॉट, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो क्या लिखेंगे, Cu प्लस, नॉट नहीं रहेगा, पहले ई है तो ई, Cu+2 Cu इक्वल टू, यहाँ पे ई नॉट है तो आप ई नॉट लिखोगे, ई नॉट Cu+2 रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल में जो आपका इलेक्ट्रोड होता है वो किधर आता है, बिल्कुल बाद में आता है, राइट साइड में आता है, इसलिए राइट साइड में लिखा गया है। माइनस है तो माइनस लाएंगे, आर टी अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन इसमें कंज्यूम हो रहे हैं, तो दो, तो मैंने क्या लिख दिया, 2f ln। अब Q लिखना है तो Q का मतलब मैंने क्या बोला था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बोला था। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, तो आप लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड
डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 एक्वस आयन। तो ये हमारा एक नस्ट इक्वेशन बन गया। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन फॉर प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड, प्योर सॉलिड्स और लिक्विड के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन क्या लेनी है, उनको एक मानना है। तो यहाँ पे कॉपर क्या है, प्योर सॉलिड है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या मान लेंगे हम लोग, 1 मान लिया जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन दोबारा बन जाएगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो कुछ ऐसा दिखेगा, Cu+2 Cu, ठीक है ना, नॉन स्टैंडर्ड, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड रहा, E0 Cu+2 Cu माइनस RT/NF ln। अब देखो ये क्या गया, 1/Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपका बन चुका है एक नस्ट इक्वेशन, किसके लिए, ये बन चुका है नस्ट इक्वेशन इस इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए हम लोग लिख चुके हैं। तो तुम इसको क्या कर सकते हो, ऐसे दिखा भी सकते हो, ठीक है। तो ये नस्ट इक्वेशन बन गया इस इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए जो लिखा गया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना तुम, ठीक है। इसके लिए ऐसे लिखा जा सकता है, चाहते हो तो इसको ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर इसको ऊपर करोगे तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, मतलब कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। अगर दूसरे कलर से मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हो इसको, कैसे, Cu+2 Cu इक्वल टू E0 Cu+2 Cu प्लस RT/NF ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयन, ठीक है। तो अगर इसको ऊपर करोगे तो माइनस लेना पड़ेगा और माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब आते हैं, ये मान लो ये डेनियल सेल के लिए रिएक्शन है, ये एनोड पे कैथोड पे हो रहा है और किस पे हो रहा है, एनोड पे हो रहा है। दोनों के लिए अलग अलग मैं लिखना चाहता हूँ, तो कैसे लिखूंगा, तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, आइए। तो अब ये रिएक्शन है तो इसके लिए क्या लिखोगे तुम, देखो यही रिएक्शन है तो इसके लिखेंगे E0, ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन के लिए जो रॉड लिखते हैं वो लेफ्ट में रहता है और उसके बाद क्या रहता है, आयंस रहते हैं। सॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉल्ट और गैस नहीं है तो उस केस में इसको नहीं लिखा जाएगा। इक्वल टू E0 Zn+2 माइनस RT/NF ln Q। तो Q लिखना है तो Q का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, Zn+2 और रिएक्टेंट में क्या है, जिंक सॉलिड, ठीक है। अब अभी मैंने बताया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड्स और सॉलिड क्या लेते हैं, 1 के बराबर लिया जाता है। तो यहाँ पे इसकी जगह जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है तुम क्या ले लोगे, इसके कॉन्सेंट्रेशन को तुम मान लोगे 1 मान लिया जाएगा। तो इस इक्वेशन को दोबारा लिख सकते हो, दोबारा कैसे लिखोगे, देखो दोबारा कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, ऐसे लिख सकते हो, Zn+2 और E0 Zn+2 माइनस RT/NF, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटी सी चीज, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको मालूम है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन के द्वारा रिलीज हो रहे हैं, 2। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है तुम यहाँ पे n की जगह लिख सकते हो, तो 2F आ जाएगा ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2। तो ये एक पूरा इक्वेशन बन गया किसके लिए, इस इलेक्ट्रोड के लिए। अलग से हमने नस्ट इक्वेशन को लिख दिया है, ठीक है ना। इसके लिए अलग से लिख दिया गया है, देखिए ये अलग से लिख दिया गया है, ठीक है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये इस पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इक्वेशन लिखा जा सकता है इस इलेक्ट्रोड के लिए और इस इलेक्ट्रोड के लिए अलग अलग लिखा जा चुका है। अब आता है, ये तो मैंने ln के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना हुआ तो कैसे करोगे, देखो जैसे इक्वेशन तुम्हारे पास क्या है, इक्वेशन है तुम्हारे पास E=E0 माइनस RT/NF ln Q, यही इक्वेशन है, ठीक है, यही इक्वेशन है तुम्हारे पास। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो तुम्हारा ln Q है ना उसको हम लोग लॉगरिथम में ले सकते हैं, ठीक है ना।
मतलब यहाँ पे एल एन इजकल टू क्या होता है, एल एन इजकल टू होता है 2.303 लॉग, बेस इसका होता है 10, इसका बेस होता है एक्सपोनेंशियल। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो इस तरह तुम चेंज कर सकते हो, बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक बार अच्छे से देख लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो एल एन इजकल टू 2.303 लॉग, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। बेस नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो, ठीक है ना, लेकिन ऐसे भी करके लिख सकते हो। तो इस इक्वेशन को ऐसे भी करके अगर लिखा जा सकता है, तो इसको कुछ अलग तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कैसे होता है। आइए तो मैं इसको थोड़ा सा अलग दिखा देता हूं, क्योंकि अलग दिखना चाहिए ये, ठीक है। तो आइए, तो देखो यहाँ पे E इजकल टू ई नॉट माइनस, तो एल एन क्यू को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे देखो एल एन क्यू को क्या लिखूंगा, 2.303 लॉग क्यू लिखा जाएगा, और वही चीज मैं लिखने वाला हूँ। तो 2.303 का है जो मल्टीप्लाई वो आर में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू। अब ये क्या बन गया, लॉगरिथम बन चुका है, लॉग क्यू बन चुका है। तो अब इसको अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे देखो, अगर मैं क्या करता हूं, आर इजकल टू 0.0591 अरे सॉरी, ये तो डायरेक्ट वाले लिखना है, आर इजकल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल ले लेते हैं, टेम्परेचर 298 केल्विन ले लेते हैं, और फराडे कितने ले लेते हैं, 96,500। और इन सबको क्या किया जाता है, यहाँ पे पुट कर दिया जाता है, तो जो नया इक्वेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं क्या है, इक्वेशन 1। तो इन सब वैल्यूज को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे एक नया इक्वेशन मिल जाएगा, E इजकल टू ई नॉट माइनस 0.00591 अपॉन एन लॉग क्यू। और आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ऊपर वाला नहीं याद रखना है, ये वाला आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखोगे, E इजक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, q क्या है, वही रिएक्शन कोशेंट। तो ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद करने का, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पे स्टार बना देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट एक्चुअल में, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। तो अगर ये आप याद है तो यहाँ से आप E निकाल सकते हो, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया हो, n का वैल्यू मालूम हो, और Q मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ हो, तो आप वहां से मालूम कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए यही चीज मुझे किसके लिए लिखना होता, यही चीज मुझको लिखना होता, मैं बताता हूँ, ठीक है, यही चीज मुझको लिखना होता किसके लिए, ठीक है। आइए यही चीज ऐसे ही करके मैं किसके लिए लिखता हूँ, इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए लिखता हूँ। जैसे ये मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन CO, तो कैसे लिखा जाएगा इसके लिए, आप इसके लिए कैसे लिखोगे, ठीक है, नॉस्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे, तो इसके लिए नॉस्ट इक्वेशन लिखेंगे E, ये नॉस्ट इक्वेशन लिया, Cu+2 Cu इजकल टू ई नॉट Cu+2 Cu माइनस 0.0591 अपॉन एन, ठीक है, लॉग क्यू। क्या लिखोगे, लॉग क्यू। और Q इजकल टू यहाँ पे क्या आएगा, Q इजकल टू आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2। तो Q इजकल टू आ जाएगा 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2। तो आप वहां पे पुट कर सकते हो। तो ऐसे करके हम लोग इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन है उसके लिए नॉस्ट इक्वेशन लिखा जा सकता है,
ठीक है, बताओ तो ये बात तुमको समझ में आई कि नहीं? कहाँ गए सर? क्यों नहीं? ठीक है, तो ये रहा आपके लिए क्या, नॉइस क्वेश्चन इलेक्ट्रोड्स के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये चीज हम लोग सीख चुके हैं। अच्छा, इसको मैं इधर कर देता हूँ, ये तो बाद में आया। ठीक है, इसको मैं इधर कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने नॉइस क्वेश्चन देखा था, फिर मैंने बताया था कि फराडे में क्यों 96,500 आता है, ये देख लिया हमने। फिर ये डेरिवेशन हमने देख लिया। उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखते हैं वो देख लिया। ठीक है, ये सब चीज़ें देख चुके हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या बताने वाला हूँ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, आइए कुछ जैसे डेनियल सेल के बारे में इससे जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे आप डेनियल सेल लेते हो जब, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जिंक का रॉड होता है। ठीक है, Zn। यहाँ पे किसका होता है, कॉपर का। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूशन फिल किया गया रहता है किसका, यहाँ पे सॉल्यूशन फिल रहता है किसका, एक्वस ZnSO4 का। और इसमें जो सॉल्यूशन फिल करते हैं बच्चों, किसका रहता है, एक्वस CuSO4 का। ठीक है, और इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ये रहा वायर, इसको कनेक्ट कर देते हैं। इस वाली चीज को आप जानते हो, इसको जो लेफ्ट साइड में रहता है इसको बोलते हैं एनोड, और जो राइट साइड में रहता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोला जाता है। एनोड या कैथोड बोला जाता है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये एक्वस ZnSO4 है, ठीक है ना, तो जब आप ई नॉट सेल निकालते हो, ई नॉट सेल निकालते हो तो क्या लिखते हो, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही लिखते हो ना। यही फॉर्मूला है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, यही चीज लिखते हो, एनोड। यही फॉर्मूला है तुम्हारे लिए, इसी से हम लोग निकालते आते हैं। ठीक है, तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड है तो ये रहा आपका कैथोड, तो इस पे रिएक्शन क्या होगी, इस पे जो रिएक्शन होगी, Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, कॉपर सॉलिड बनेगा। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड है तो भले ही यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन होता है हमेशा, ऑलवेज, और यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन यहाँ रिडक्शन है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड है तो जो यहाँ पे रिएक्शन होगा वो भी क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना है, तो Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनाएगा, जिंक सॉलिड बनाता है। क्या बनाता है, जिंक सॉलिड बनाता है। अब आइए, ठीक है, हाँ, ज्यादा नहीं करेंगे वरना तुमको दिखेगा नहीं। ठीक, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं इसको। आ जाओ, ठीक है,
इसको मैं मिटा दूंगा अभी, तो ये ध्यान मत देना तुम। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है हमने देखा, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बनेगा, जिंक सॉलिड बनाता है। ये चीज हमने देख ली थी। ठीक है, अब आइए एक एक करके क्या करते हैं, इसके लिए लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसके लिए लिखेंगे, कैथोड के लिए, और उसके बाद किसके लिए लिखेंगे, एनोड के लिए। तो कैथोड के लिए देखिए, कैथोड के लिए कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आप कैथोड के लिए देखते हो यहाँ पे, तो सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन करना होता है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम जानते हैं लोग कैसे होता है, ई Cu+2 Cu इक्वल टू E0 Cu+2 और Cu, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो Cu बाद में आना चाहिए, माइनस RT/NF ln, इसको क्या लिखोगे, 1/कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2। ये हमने लिखा था कि नहीं, बोलो, ये हमने लिखा था कि नहीं, अभी लिखा था हमने। इसको ऊपर कर लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, E Cu+2 Cu इक्वल टू E0 Cu प्लस RT/NF ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयन। ये चीज लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे Cu+2 आयंस मौजूद हैं और इस पानी में ऊपर से Zn+2 आयंस आते हैं। यहाँ पे Cu+2 आयंस क्या होते हैं, गेट कंज्यूम्ड, क्या हो जाते हैं, गेट कंज्यूम्ड। मतलब धीरे धीरे बाई टाइम मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। जैसे ही क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं, दोनों को कनेक्ट कर देते हो तो यहाँ पे Cu+2 आयन का रिडक्शन स्टार्ट होता है और जिंक का ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है और Zn+2 बनाता है वो, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है जो वायर की मदद से दूसरी तरफ जाते हैं और Cu+2 लेके क्या बनाता है, उसको कॉपर बना देता है। तो Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, अगर Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये जो आपका नॉन स्टैंडर्ड वाली वैल्यू है ये भी क्या होगी, कहीं ना कहीं डिक्रीज ही होगी, कहीं ना कहीं क्या होगी ये भी वैल्यू। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एक बार मैं और अच्छे से कर देता हूँ उसको। हाँ, देखो कॉन्सेंट्रेशन Cu+3 की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर ये वैल्यू घट जाएगी तो इन दोनों को जोड़ने पे तो ये वैल्यू आ रही है, तो मतलब ये भी वैल्यू क्या करेगी आपकी, कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये ले लेते हैं, ई सेल निकालते हो कितना आता है, ई सेल लिख लेते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ये क्या करेगा आपका, जो Cu+2 है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस है कैथोड, एनोड पे। तो एनोड पे तो ये रिएक्शन होती है, लेकिन हमको लिखना क्या है, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना रहा है, जिंक सॉलिड बना रहा है। एनोड पे मैंने ये वाले रिएक्शन क्यों लिखी, क्योंकि मुझको लेना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड लेना है। क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड लेना है, तभी ये रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है। तो देख के कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप ऐसा क्यों लिख दिया, ठीक है ना। तो क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे एनोड हो रहा है। तो अगर इसके लिए लिखना चाहोगे नेक्स्ट इक्वेशन, तो ई Zn+2 Zn इक्वल टू E0 Zn+2 Zn माइनस RT/NF। इसका Q क्या रहेगा, इसके लिए अगर रिएक्शन के लिए Q लिखोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक सॉलिड डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2। तो ये जिंक सॉलिड क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो नीचे बचेगा क्या, 1/Zn+2। तो यहाँ बचा 1/Zn+2।
अब इसको ऊपर कर लेते हैं, इक्वेशन को इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो ई जेड एन प्लस टू जेड एन इज इक्वल टू ई नॉट जेड एन प्लस टू जेड एन प्लस आर टी अपॉन एन एफ वन, यहाँ पे वन नहीं रहेगा, क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेड एन प्लस टू। तो इसके लिए ये वाली इक्वेशन आई, ऊपर वाले के लिए ये वाली आई थी। तो मैं इसको कर देता हूं गोला, ठीक है, इसको कर देते हैं दूसरे कलर से, ठीक है, ये वाली वैल्यू होता है, इसके लिए ये वाली आई, ठीक है, इसको नहीं लिखते हैं, हटाओ, नहीं जरूरत है इधर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे जब क्या होगा, रिएक्शन चालू हो जाता है तो जेड प्लस टू का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या करता है, हियर जेड प्लस टू का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, मतलब बढ़ता है। तो अगर जेड प्लस टू का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, सेल रिएक्शन के दौरान Cu प्लस टू का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, इसलिए ये वाली वैल्यू डिक्रीज कर गई, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। और ये क्योंकि जेड प्लस टू का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्या करेगी, इंक्रीज की, क्योंकि सम तो हो रहा है ना, तो ये वैल्यू बढ़ी तो इन दोनों को जोड़ा तो ये भी वैल्यू क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। तो ये जो आपका डैनियल सेल है इसमें क्या होता है, तो अगला जो पॉइंट लिखने जा रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है। एज द सेल स्टार्ट्स वर्किंग, ठीक है, जैसे ही सेल शुरू होता है वर्क करना, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल शुरू में क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है, क्या होता है, लो होता है, ठीक है। तो जैसे ही सेल स्टार्ट करना होती है तो पहले रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का कहीं यहाँ पे था और एनोड का क्या होता है, थोड़ा नीचे होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सेल वर्क करना शुरू कर देता है, ठीक है ना, वर्किंग द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड decreases and reduction potential of anode increases, ठीक है। तो धीरे धीरे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कहीं यहाँ पे और एनोड यहाँ पे, धीरे धीरे इसका घटेगा, एनोड का बढ़ेगा, कैथोड घटेगा, एनोड का बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट पे दोनों बराबर हो जाएंगे, और जिस पॉइंट पे बराबर हो जाते हैं वहां पे सेल क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो देयर विल बी अ पॉइंट where reduction potential of cathode becomes equal to reduction potential of anode, reduction potential of anode, ठीक है। तो जैसे सेल स्टार्ट हुआ तो देखो यहाँ पे, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, और कैथोड का क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे जब भी होता है, ठीक है ना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड बिकम्स इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, कैसे होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड घटता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड बढ़ता है। देन यहाँ पर लिख सकते हो देयर विल बी ए point where reduction potential of cathode become equal to reduction potential of anode and cell will be dead, सेल विल बी डेड, ठीक है, सेल आपका क्या हो जाएगा, सेल विल बी डेड एंड नो फर्दर रिएक्शन विल हैपन, नो फर्दर रिएक्शन विल, तो एक बार डेड हो गया तो उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। तो ये था जो भी मैंने ये पॉइंट्स बताए यहाँ पे, वो किसके लिए हैं, इंपॉर्टेंटली वो किसके लिए हैं, वो है डैनियल सेल के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लें डैनियल सेल के बारे में ही है सब कुछ, ठीक है ना, डैनियल सेल कैसे वर्क करता है, ठीक है ना, इसके टर्म में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज किसके बारे में है, डैनियल सेल के बारे में है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
अब एक छोटी सी बात, नॉस्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल, बहुत ही छोटा सा है। पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल, ठीक है। तो एक बार नॉस्ट इक्वेशन हम लोग देते हैं किसके लिए, सेल पोटेंशियल के लिए देख लेते हैं। तो देखो, अगर डैनियल सेल के लिए देखेंगे, ठीक है, तो डैनियल सेल के लिए रिएक्शन क्या होती है, डैनियल सेल के लिए तुम जानते हो रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन कुछ ऐसे होता है, एनोड पे कुछ ऐसे रिएक्ट करता है, कैसे, जेडन जाता है, Zn+2 बनाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है, मतलब ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे तुम्हारा होगा Cr+2, जो कि सॉल्यूशन में होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और क्या बना लेता है, कॉपर सॉलिड बना लेता है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, जोड़ दोगे तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, काटते नहीं है, बस ऐसे लिखना है उसको, ठीक है ना, बस लिखेंगे नहीं लेकिन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बना क्या, Zn, जिंक तुम्हारा सॉलिड होता है प्लस, यहाँ पे क्या है, लेफ्ट राइट पे Cu+2 एक्वस, दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं इक्वेशन को, तो लेफ्ट वाली चीज लेफ्ट में और राइट वाली चीज राइट में लिख दी जाएगी। और यहाँ पे Zn+2 एक्वस प्लस, और क्या बचा, कॉपर सॉलिड, यही बचा। 2 इलेक्ट्रॉन तो लिखने नहीं है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, कैंसिल आउट हो चुके हैं। बस कैंसिल नहीं करते, काटते नहीं है, मैंने बताने के लिए तुमको क्या किया, काट दिया है। उसके बाद देखोगे तो ये रहा फुल सेल रिएक्शन, इसको बोलते हैं फुल सेल, फुल सेल रिएक्शन। ये रहा तुम्हारा फुल सेल रिएक्शन। इसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो क्या होगा, नॉस्ट इक्वेशन किससे लिखेंगे इसके लिए, नॉस्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे इसके लिए, तो कुछ ऐसे लिखोगे तुम, देखो ई सेल, अब सेल के लिए लिख रहे हैं तो ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT। एल में भी लिख सकते हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 2, तो 2F लिखा दिया गया यहाँ पे, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है रिएक्शन में, केवल 2, ठीक है। तो ये हो गया, वरना आप एल में भी लिख सकते हो, लॉग में लिखा जा रहा है तो लॉग क्यू। तो क्यू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में क्या है, Zn+2 एक्वस, और क्या है, Cu सॉलिड डिवाइड बाई Zn सॉलिड, और क्या है, Cu+2 एक्वस। तो अब तुम जानते हो एक चीज, कि जो सॉलिड के लिए जो लेते हैं वो क्या ले लेते हैं, 1, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन मान लेंगे कितना, 1 के बराबर है। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे 2.303 RT और F को, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ई नॉट सेल, ठीक है, इस पूरे को, तो कुछ ऐसा आएगा -0.0591/2 लॉग, और ऊपर क्या बचा, Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई किसका कॉन्सेंट्रेशन, Cu+2 का। तो ये अल्टीमेटली आपको क्या मिल गया, नॉस्ट इक्वेशन फ्रॉम सेल, ठीक है। दूसरा कलर, ठीक है, ये आपको क्या मिल गया, नॉस्ट इक्वेशन फ्रॉम सेल। तो इसको लिख सकते हो क्या, नॉस्ट इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो ये नॉस्ट इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी हमने बेसिक जानकारी ले ली, ठीक है ना, कि कैसे क्या होता है, क्या क्या वैल्यू पुट करनी है, और कैसे सेल के लिए लिखेंगे और कैसे इलेक्ट्रोड के लिए लिखेंगे, ये पहले जानना जरूरी होता है, तब तो तुम एप्लीकेशन पार्ट में जाओगे और वो चीज़ें क्या करोगे, सीखोगे, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर क्या करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, ठीक है ना, ऐसे ही बने रहो और सीखते रहो। कल और भी ज़्यादा मज़ेदार लेक्चर होगा, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में, जैसे कि फॉर्मेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए क्या करते हैं,
बाय बाय। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।